सर, एक तो मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ऐसा मेरे को प्रतीत होता है कि सैकड़ों बार आपको मैं नमन करूँ, प्रणाम करूँ तो कम है सर। और आपकी जितनी तारीफ़ की जाए मेरे पास शब्द कम हैं। क्योंकि अगर एक दीवान एक थाना में चले जाएँ, एक दरोगा एसएचओ जो होता है, वो खुलकर बोलने में डर लगता है उसको। थाने का एसीपी होता है, डीसीपी होता है, उसको डर लगता है बोलने में कि हम सच्चाई कैसे बयाँ करें। जो हिंदुस्तान में घटनाएँ घट रही हैं, लोगों के साथ घटनाएँ घट रही हैं, या जात-पात के मुद्दे को ले लीजिए। लेकिन आप अगर खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर समझा रहे हैं, वो भी तत्कालीन आप आईपीएस हैं। सर, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे जागरूक करते हैं, कैसे सर आप डरते नहीं हैं? वर्दी में भी आप वीडियो बना के डालते हैं लोगों को जागरूक करना। आपको किसी से भय नहीं है, किसी अधिकारी से, आपके ऊपर जो सीनियर हैं, डीजीपी हैं उनसे? विनय जी, आपका धन्यवाद है कि आपका बड़प्पन है जो आप इसको मतलब एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे हो और इस विचारधारा मिशन की तारीफ कर रहे हो। ये सही है कि अपने देश में सिर्फ प्रशासन चलाना ही अधिकारियों का, नेताओं का कर्तव्य नहीं है। क्योंकि अपना देश काफ़ी देशों से पीछे है, चीन, अमेरिका, रूस वगैरह से बहुत पीछे है। तो चूँकि अधिकारी और नेता सब ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन तो चलाओ चलाओ, इसके साथ साथ जनता को जागरूक भी करना है। इस समाज को सही दिशा भी देने की जरूरत है, क्योंकि जिस देश का समाज सही दिशा में है वही देश मतलब विकसित हो सकता है। अगर समाज सही जगह पे नहीं होगा तो चाहे कितने भी प्रयास कर लो, एक विंग को एक चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, दूसरी चीज़ पिछड़ जाएगी। तो ओवरऑल समाज में जागरूकता पैदा करना, समाज को आगे लाना और विश्व में सर्वश्रेष्ठ समाज बनाना अपना लक्ष्य होना चाहिए। उसी के तहत अपने अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करने को प्रमुख लक्ष्य बनाया है। रही डर की बात, तो मेरा सोच ये रहता है कि यार चलो, कई बार कोई जैसे मान लो मेरे से उच्च अधिकारी या कोई नेता कभी नाराज हो जाए, ऐसा कोई हुआ नहीं है। और हो भी जाए तो मैं ये सोच के चलता हूँ, चलो मुझे छोटा मोटा नुकसान भी जाएगा तो फिर जनता को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसलिए लार्जर इतना बड़े इतना पर छोटा मोटा अगर कोई मान लो छोटा मोटा नुकसान भी हो तो सहन करने में कोई ज़्यादा अर्ज वाली बात नहीं। सर, सैकड़ों लोगों से हमने सुना है कि आप हमेशा लोगों को जागरूक करते हैं कि भाग्य पर भरोसा ना करके कर्म पर भरोसा करें। क्या सर है, कितनी सच्चाई है इस बातों में? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि भाई भाग्य तो एक मतलब अंधविश्वास वाली बात है। जी। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, फरिश्ते, जिंद, ज्योतिष, मोक्ष, न्याय दिवस, ये सब काल्पनिक बात है, इनमें कोई दम नहीं है। इनके भरोसे ये देश मतलब हजारों साल तक बैठा रहा और उसका एक बड़ा नुकसान ये होगा, अपने गुलामी भी झेली, उसमें बहुत बड़ा रोल इसका भी रहा। अपने सोचते भाई हमारी कोई ये रक्षा करेंगे, मदद करेंगे, और ऐसा लेकिन हुआ नहीं और बार बार धोखा खाते रहे। और अभी भी मतलब थोड़ा सा दुख की बात तो ये भी देखने को मिलती है कि जो दूसरे देश हैं, इवन जैसे तुर्की है और तुर्की ये है, ईरान है, ये भी ड्रोन तकनीकी में काफ़ी विश्व स्तर पर आ गए और हम वापस वही धार्मिक गतिविधियों में मामलों में उलझे हुए हैं। तो इससे अपने को एक चीज़ और पता लगती है, भाई हम गुलाम क्यों रहे। क्योंकि जब दूसरे देश अच्छे अच्छे हथियार बना रहे थे तब भी अपने धार्मिक मामलों में उलझे रहते थे, अपना ध्यान अपने को पता रहता है कि किस देश में क्या चल रहा है, लेकिन अपने देश को उसमें प्रमुखता नहीं देते थे। और अभी भी जैसे अपन वही कहते हैं सोने की चिड़िया या अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मुख्य चीज़ तो जो देश गुलाम रहा है उसके लिए तो पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी प्राथमिकता तक उसको सुपर पावर मतलब मजबूत देश बनाना होना चाहिए। भैया सामरिक रूप से कैसे मजबूत हो, अच्छे अच्छे हथियारों का कैसे निर्माण होता है कि कोई दोबारा मतलब अटैक नहीं करे, दोबारा इसको गुलाम नहीं बनाए। क्योंकि अपन ने बहुत गुलामी झेली है, तो इस चीज़ पर तो अपन को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि सोने की चिड़िया तो अपन पहले भी ले ली है, लेकिन उस चिड़िया को तो कई बार दूसरे आके लूट लेते। तो इसलिए सोने की चिड़िया के साथ साथ अपन को तो सोने के शेर बनने की जरूरत है। तो इसलिए सुनहरे शेर जो मतलब मजबूत भी हो और समृद्ध भी हो, तो ऐसा देश बनाने की जरूरत है। वो अपन मतलब विज्ञानवाद के द्वारा ही बना सकते हैं। और ये जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, ये अपन को बांटती है, तो इनको तो खत्म करके एकजुट हो सकते हैं। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, धर्म व्यवस्था रहेगी, अपने एक हो ही नहीं सकते। जब एक नहीं हो सकते तो एक दूसरे के खिलाफ भी उलझे रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, इसमें अपनी ऊर्जा खराब होगी, तो फिर दूसरी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। अभी चीन क्या कर रहा है, तुर्की क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, अपन उस पर ध्यान नहीं देते। और अपना सोशल मीडिया मतलब 90-95% आपस की मतलब द्वेषता की पोस्ट वगैरह से भरा रहता है। तो इसलिए देश में माहौल उस तरह का बन नहीं रहा। लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी तरह सोच रहे हैं
आप जैसे बहुत सारे लोग आ गए जो देश को एकजुट करना चाहते हैं, इसको विज्ञानवाद लाना चाहते हैं। सर और थाना में, थाना का एसएचओ होता है, अगर किसी दरोगा से कोई काम होता है वो बुलाता है उसको तो कहता है खड़े होकर बात करो, बैठाता नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप आईपीएस हैं सर, आपका बिहेवियर से लगता नहीं है, आपके अंदर घमंड नहीं है। और ऐसा हमने सुना है कि अगर आपके विभाग में कोई, आपके ऑफिस में कोई एक सिपाही भी आता है तो आप उसको भी पहले बैठाते हो, आप फिर आप कहते हो ये बताओ क्या समस्या है, उसकी पूरी बातों को सुनते हैं आप, उसके बाद निस्तारण के लिए वो करते हैं। सर कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, ये सही बात है कि सब मानव बराबर हैं, इसलिए ये तो अपनी मतलब कोई एहसान करना नहीं है, ये तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मान लो अपने पास कुर्सी खाली हो तो किसी को भी खड़ा रख करके बात करने की जरूरत नहीं है, बिठा के बात करनी चाहिए। और मैं तो शुरू से ऐसे करता हूँ, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी ऐसे ही करना चाहिए, वो गलत उस पर है। और मैं तो जहाँ पोस्टिंग रही, मैं तो मतलब अपने नीचे वालों को निर्देश दे देता हूँ अपने सबको बिठा के बात करो। तो इसमें तो क्या, जनता पुलिस को तो एक साथ रहना चाहिए, मेरी सोच है, और बदमाशों के खिलाफ होना चाहिए। अगर जनता और पुलिस एक साथ होंगे, बदमाशों के खिलाफ होंगे, तो बदमाशों की संख्या थोड़ी सी है। अपन मतलब अगर पुलिस वाले जनता को और बदमाशों को घालमेल कर लेंगे, उनको एक ही मानेंगे, तो फिर वो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, पुलिस वाला अकेले पड़ जाएंगे, तो वो सफल भी कम होंगे। इसलिए सही आदमी से पुलिस को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और आमतौर पर करते भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे कोई अधिकारी 10-5% ऐसे हो सकते हैं जिनका व्यवहार ठीक नहीं होगा, अन्यथा तो 80-90% का व्यवहार तो ठीक ही होता है। और अगर कोई बच भी रहे तो धीरे धीरे एक दूसरे से सीख करके और सुधार कर ले। सर पुलिस प्रशासन में आप सबसे पहले किस पद पर आए थे और कब से लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान के कितने कोने कोने, कितने स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं आपसे? मैं इसमें शुरू में स्टेट सर्विस से आया था, आरपीएस से आया था, फिर आईपीएस में आ गया। लेकिन मेरी क्या सोच और विचारधारा शुरू से ऐसी है, मैं कभी जनता से झूठ भी नहीं बोलता, न बेईमानी से बात करता, जी खुल के बात करता हूँ। कोई बात होती तो उनको मतलब पूरी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। जी तो जनता भी समझती है चीज़ों को, कोई कि झूठ नहीं बोल रहा तो वो विश्वास जम जाता है। कटनी करने में फर्क मत रखो, किसी को ऐसे ब्लफ देने की कोई जरूरत जनता को मेरे हिसाब से कभी होती नहीं है। कई बार फेलियर होता है तो उसको स्वीकार करो, ये असफलता हमारी रही, इसमें हम सफल नहीं हो पाए। तो हालांकि देखो, आदमी पे कई बार फेल भी होता है तो उसको जनता भी मानती है कि 100% सफल तो हो नहीं सकते। तो मेरा तो जनता से बहुत अच्छा तालमेल रहा, कभी मुझे तो कोई चैलेंज भी नहीं आया पुलिस में। बहुत बड़ी बात है। सर हम एक एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जितने भी हिंदुस्तान के आईपीएस हैं उनके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, कई जगह कोठियाँ हैं, फ्लैट्स है, लेकिन ऐसा हमें सुनने में आता है कि आपका ऐसा कुछ नहीं है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना बंगला आपके पास में। आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन आपने लिया है, वहीं पर अपना एक छोटा सा अपना आवास बनाया है, क्या है, कितनी सच्चाई है सर? हाँ, ये सही है कि मेरे पास मतलब जयपुर या किसी भी सिटी में मकान, प्लाट, फ्लैट वगैरह कुछ नहीं है। और मेरा खेती की ज़मीन ले रखी है जो दूर रिमोट में है, 12 दिल्ली में। और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है भैया मकान वगैरह लेने की, ऐसे रहने की, क्योंकि जगह जगह मकान लेने से कोई फायदा भी नहीं है, आदमी एक ही जगह रहता है। तो अगर वहाँ खेत ले लिया, ज़मीन ले, तो उसी को मुझे ज़्यादातर रहना है, इसलिए मैं मकान बना लूँ और इसकी मुझे ज़्यादा जरूरत महसूस नहीं। तो रही बात गाड़ी वगैरह, तो जैसे मैंने खुद ने प्राइवेट गाड़ी रखी है, जो विचारधारा में इसलिए मैं जाता हूँ, अपनी गाड़ी से ही जाता हूँ। हाँ, शुरू से मैंने क्या घर पे मतलब जैसे एक्स्ट्रा कोई मतलब आदमी नहीं रखे, घर पे काम करने के हिसाब से जो कोई रखता होगा तो ज़्यादातर ऑर्डर लेके लागू भी होते हैं अधिकारी को, मैं तो रखा नहीं आमतौर। बाकी सर मैं चाहूँगा कि आप देशवासियों को अपनी बीमारी को अंतिम समय विराम देने से पहले कुछ जागरूक करें। मैं सभी मतलब हालांकि मैं इतना अभी उस पर कद का नहीं हूँ, मतलब पद के हिसाब से, वैसे विचारधारा के हिसाब से तो हूँ, पूरी मानव सभ्यता के लिए बात करता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपने जल्दी ही मतलब इस देश को अपन सही और नई दिशा देंगे। और वो दिन दूर नहीं है जो भारतवासियों की बहुत बड़ी इच्छा थी, अगर भारत एक सुपर पावर देश बने तो अपन विज्ञानवाद के भरोसे इसको लाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना के उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और एक मतलब अमेरिका, रूस, चीन, उससे भी बेहतर देश बनाने के लिए अपन को प्रयास करना है। तो अपन को अब कंपटीशन ऐसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से न करके हर देशवासी को इसमें मनन करने की जरूरत है कि अपन चीन के बारे में चर्चा करें, रूस के बारे में चर्चा करें, अमेरिका के बारे में चर्चा करें। ये मतलब सोचें कि उनसे आगे अपन को कैसे निकलना है। तो उनसे कंपटीशन करेंगे तो नेचुरली कुछ न कुछ तो फिर अपना बहुत फर्क आएगा। अभी अपन अपनी जातियों में बात कर लेंगे, धर्मों में बात कर लेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश से टक्कर ले लेंगे, तो फिर अपन वहाँ की कोई अपने सबक नहीं लिया, सीख नहीं ली। मतलब 142 करोड़ दिमाग है अपने, और अगर उन दिमागों को सही दिशा में लगाएंगे तो अपन सबसे एक नंबर पा सकते हैं। दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि
अगर हिंदुस्तान में परिवर्तन चाहते हैं तो सत्ता, राजनीतिक पॉलिटिशियन जो होते हैं, जो गुमराह करते हैं लोगों को कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने बाद कुछ नहीं करते। मैं तो यही चाहूँगा, आग्रह करूँगा ईश्वर से कि हमारे जो आदरणीय IPS किशन साह जी हमारे समक्ष हैं, उपस्थित हैं और जागरूक कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप जनता से भी कहूँगा अगर परिवर्तन चाहते हैं तो रिटायरमेंट वाले सर को जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुने। धन्यवाद।